हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी कैटेगरी में आरक्षण में कोटा देने की बात कही है, उसके विरोध में भारत बंद किया गया था, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जो आरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी जानेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे और आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण है ना, एससी कैटेगरी में आरक्षण कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आंदोलन संगठनों ने 24 घंटे का भारत बंद बुलाया था, है ना। भारत बंद बुलाया था, आपने तस्वीरें देखी होंगी पटना में, और जो उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों झारखंड वगैरह और मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, इनमें काफी असर इसका देखा गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है ना। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? 1 अगस्त को जो डिसीजन आया है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, ऐसे ही एससी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अर्थात जातियां अलग अलग होनी चाहिए। कौन सी जाति को आरक्षण मिलेगा? उच्च जातियों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और निम्न जो आरक्षण लेके संपन्न स्थिति में पहुंच गई है, जैसे ओबीसी में है क्रीमी लेयर, एक लेयर है जिसमें ये मान लो कि क्रीमी लेयर है, इसमें ऊपर की जो जातियां हैं वो संपन्न हो गई है और उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है ओबीसी में, और जो क्रीमी लेयर के में आते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसी तरह एससी में भी ये बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। तो इसी का विरोध करने के क्रम में ये भारत बंद बुलाया गया था। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मुद्दा क्या है कि आरक्षण व्यवस्था भारत में किस तरह से जटिल है और आरक्षण से क्या हानि क्या लाभ होता है। तो हम देखेंगे, आरक्षण एक सरकारी नीति है जो समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करता है, ताकि समाज के उन वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित या वंचित है। तो देखो, हाल ही में एक लेटरल एंट्री, यूपीएससी ने एक लेटरल एंट्री निकाली थी, है ना, उसको भी सरकार ने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उस लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, डायरेक्ट वो भर्ती हो रही थी और आरक्षण के कोई प्रावधान नहीं थे। तो उसको माननीय जो प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार जितेंद्र सिंह मंत्री है, उन्होंने बोला कि ये सामाजिक न्याय के अनुरूप इसको बनाया जाएगा, तब जो लेटरल एंट्री की प्रक्रिया वापस से बनाई जाएगी। तो इसको लेटरल एंट्री वाले को ले लिया यूपीएससी ने वापस। आगे हम देखते हैं, भारत में आरक्षण मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस जिन्हें बोलते हैं, को भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है ना। ये हाल ही में दिया जाने लगा है, कुछ वर्षों पहले, है ना। आरक्षण की नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में इन वंचित वर्गों को समान अवसर मिले और वे समाज के अन्य वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके तहत शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों और चुनाव क्षेत्रों में सीटों को एक निश्चित प्रतिशत इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। मतलब जितनी भी सीटें वगैरह रहती है उसमें एक परसेंट आरक्षण इनको दिया जाता है ना। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनको 1% आरक्षण दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इंदिरा साहनी केस में कैसे 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, है ना। सब कुछ मिला के भारत में आरक्षण की संवैधानिक स्थिति को अब हम देखेंगे, कौन कौन से अनुच्छेद इसके बारे में वर्णित करते हैं। तो अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के बारे में हम देखेंगे। 15 सब क्लोज 4 क्या बोलता है? यह अनुच्छेद राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। अनुच्छेद 15 सब क्लोज 5 क्या है? यह अनुच्छेद राज्य को किसी भी शैक्षिक संस्था, है ना, निजी या सरकारी हो सकती हो, में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की अनुमति देता है ना, सिवाय धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों को, है ना। तो अनुच्छेद 15(5) है। अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4 क्या बोलता है? यह अनुच्छेद
राज्य को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का अधिकार देता है। तो ये आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, इसी के तहत प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 16(4)(a) क्या है? यह अनुच्छेद पदोन्नति में भी आरक्षण के प्रावधान करता है, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की भी संवैधानिक प्रावधान है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 334। ये क्या है? यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए सीमित करता है, लेकिन इसको कई बार मतलब हर बार संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाया जाता रहा है ना? इसको लगातार बढ़ाया जाता रहा है। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? यह अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को सुरक्षा करने का निर्देश देता है ना? क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है भारत में आरक्षण की संवैधानिक स्थिति के तहत आर्टिकल 341। ये क्या बोलता है? ये अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है और सूचीबद्ध करता है। अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है और सूचीबद्ध करता है। अनुच्छेद 342 में क्या है? अनुसूचित, इसमें क्या है? अनुसूचित जनजातियों को परिभाषा दी गई है 342 में। 341 में अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी गई है। 2019 में 103वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो मैंने अभी बताया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए है। इसके तहत शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है ना? ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण किन्हें मिलेगा? ईडब्ल्यूएस आरक्षण जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलेगा, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आगे हम देखेंगे 77वां, 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन हुआ था। इन संशोधनों के जरिए आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया है, जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण, कुल आरक्षण की सीमा को 50% तक बनाए रखने के प्रावधान इसमें थे, है ना? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क निर्णय था इंदिरा साहनी केस 1992, जब 1992 में ये केस काफी फेमस हुआ था, है ना? क्योंकि मंडल कमीशन भी जब भी आया था, तो इसी की प्रतिक्रिया में ऐसी चीजें हुई थी। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित कर दिया और आर्थिक रूप से पिछले वर्गों के लिए भी आरक्षण की बात कही। इन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भारत में आरक्षण की नीति को वैधता और स्थायित्व प्राप्त है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत में आरक्षण तो दिया जाता है और आरक्षण को लेकर विभिन्न लोगों के मत है। तो हम पहले देख लेते हैं आरक्षण के लाभ और हानि क्या क्या होते हैं। सामाजिक न्याय और समानता। देखो, भारत क्या है? भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं तथा समाज में ऊंच नीच का भाव बना हुआ है तथा लोगों में व्यापक स्तर पर असमानता है। जैसे शूद्र लोग, ब्राह्मण लोग एक दूसरे से मतलब समान नहीं मानते, है ना? उनको नीच या हे की दृष्टि से देखा जाता है शूद्रों को, है ना? आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। ये सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण है। जब आरक्षण का लाभ शूद्रों को दिया जाएगा, नीच जातियों को दिया जाएगा, तो वो अपनी स्थिति को सुधार सकेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करके पैसे प्राप्त करेंगे तथा एक समाज में सम्मानीय स्थिति में पहुंचकर लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट आता है शैक्षिक और आर्थिक उन्नति होती है ना? इससे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, आर्थिक उन्नति होती है ना? क्योंकि नौकरी लगेगी तो आप उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने से उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद प्राप्त होगी। प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। आरक्षण नीति के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे वे अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं ना? राजनीति में जैसे SC ST को लोकसभा में आरक्षण मिलता है, विधानसभाओं में आरक्षण मिलता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में क्या है? जैसे UPSC में ST SC OBC EWS के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो अपनी बातों को आसानी से मतलब प्रशासन में उठा सकते हैं, है ना? समस्याओं का समाधान भी इससे प्राप्त होता है।
विकास को बल प्राप्त होता है। आरक्षण ने वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद की, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को संभव हुआ है ना। विकास को बल प्राप्त होता है यदि यदि कोई ऐसे क्षेत्रों में रहता है जिनका मतलब उनके साथ कई वर्षों पूर्व से ही उनके साथ सामाजिक रूप से उनका शोषण हुआ है, तो वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं आरक्षण के माध्यम से। सामाजिक समरसता, आरक्षण नीति के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ती है ना। कैसे बढ़ती है सामाजिक समरसता? आरक्षण दिया जाएगा तो लोग बराबरी पे पहुंचेंगे, बराबरी पे पहुंचेंगे तो एक तरह से समानता का भाव पैदा होगा, है ना, समानता का भाव पैदा होगा और सोचेंगे सभी मनुष्य एक समान है, इस तरह से। आरक्षण की हानि, ये प्रमुख मुद्दा है। आरक्षण की हानि क्या क्या होती है? योग्यता की उपेक्षा हो जाती है ना। आरक्षण की हानि में सबसे प्रमुख ये होता है कि देखो कोई एग्जाम निकली, मान लो कोई सी भी एग्जाम में निकली है, तो उसमें जनरल की कैटेगरी का अलग कट ऑफ जाएगा, ओबीसी का अलग जाएगा, एससी का अलग जाएगा, एसटी का अलग जाएगा, कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है। लेकिन सब सेलेक्ट हो गए, है ना, अलग कम कैटेगरी, मान लो जनरल की 100 में से गई 90 और एसटी की गई 60। अब ये दोनों कैटेगरी के समान हो, परंतु ये 30 अंक कम लाया है, 30 अंक कम लाया है, तो इसे नॉलेज, एसटी वाले बंदे को नॉलेज कम है इससे, परंतु फिर भी वो मतलब ऐसी नीति निर्माण या डॉक्टर की सेवा हो या बहुत सारे ऐसे पद हो, जैसे प्रशासनिक अधिकारी वो बन गया, तो उसमें योग्यता का अभाव रहता है। इससे क्या होता है कि नीति निर्माण में कभी कभी ऐसे फैसले हो जाते हैं, जैसे कभी कभी देखो एक दुर्घटना में बताता हूँ कि मान लो कोई पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, अगर मान लो वो पुल का निर्माता कोई ऐसा बंदा है जो एसटी कैटेगरी से आता हो, इंजीनियर एसटी कैटेगरी से आता हो, और वो आरक्षण का लाभ प्राप्त करके इस पुल का निर्माण कर रहा था। अब आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहा, तो इसे एक मतलब अपेक्षाकृत कम नॉलेज था, जनरल मतलब एक योग्यता की उपेक्षा हुई ना, एससी कैटेगरी का बंदा कम अंक प्राप्त करके भी सफल हो गया, जबकि मान लो कि जनरल में किसी बच्चे को 80 नंबर आए थे तो वो असफल हो गया। तो ये ऐसी बातें इसमें आ जाती है। आरक्षण के कारण कई बार योग्य उम्मीदवार को अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे योग्यता आधारित प्रणाली पर सवाल उठते हैं। इससे समाज में असंतोष उत्पन्न होता है। विभाजनकारी प्रभाव, कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण समाज को विभाजित करता है और जातिगत पहचान को मजबूत बनाता है, जिससे सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या होता है आरक्षण से? मान लो कि एससी कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है, एसटी कैटेगरी को आरक्षण दिया जा रहा है ना, जनरल को आरक्षण, मतलब जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है, तो जनरल वाले लोग एससी एसटी कैटेगरी को कमजोर समझते हैं अपने आप में, और जनरल वाले सोचते हैं कि हम लोग मतलब सक्षम हैं काम करने में। तो इस तरह से विभाजनकारी आती है कि एसटी एससी वाले लोग हमसे अलग है, और एसटी एससी वाले भी सेम टू ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग तो आर्थिक सामाजिक रूप से कब पिछड़े हुए हैं, है ना, इस तरह से। मूल उद्देश्य से भटकाव, कई बार आरक्षण का लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही सीमित होता है, जबकि असली जरूरतमंदों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। इससे नीति के मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। तो ये अभी जो हाल ही में वर्डिक्ट आया है, ये इसी को लेकर आया है, इस हानि को पूरा करने के लिए कि इस तरह से मूल उद्देश्य को भटकाव नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी की जो चीजें हैं उनमें भी लागू किया जाना चाहिए। ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी मदद की आवश्यकता होती है, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय से हो। आरक्षण केवल जाति आधारित होने से कुछ लोगों को लगता है कि आर्थिक आधार पर भी समान अवसर दिए जाने चाहिए। लंबे समय तक निर्भरता, आरक्षण का दीर्घकालिक उपयोग समाज के कुछ वर्गों में आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर कर सकता है, जिससे वे सदैव सरकारी सहायता पर निर्भर रहने लग सकते हैं। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बड़ी आबादी उसको समझ नहीं पा रही। जो भीमराव अंबेडकर थे हमारे भारतीय संविधान निर्माता, उन्होंने 10 वर्षों के लिए बोला था कि आरक्षण बना रहना चाहिए, परंतु राजनीतिक लाभ को देखते हुए जो पार्टियों ने लगातार आरक्षण को बढ़ावा देती रही है। तो हमें अगर एक जन जागरूकता, एक सामान्य नागरिक होने के लिए, आप भले किसी भी कास्ट के हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कास्ट के हो, तो ये बात हमको समझनी होगी कि आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमको एक व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना होगा, और इसकी शुरुआत एक एसटी बंदे से ही की जानी चाहिए। उसे बोलना चाहिए कि मैं आरक्षण नहीं लूंगा, है ना। किस तरह से समझना चाहिए ये बात? ये बात ऐसे समझना चाहिए कि जब कोई छोटा बच्चा होता है
तो उसे हम चलने के लिए कोई गाड़ी देते हैं या कोई ऐसा हाथ से पकड़ने के लिए उसे बोल दिया जाता है कि तुम इसे पकड़ के चलो। जब बच्चा चलना सीख जाता है तो हम उससे वो उपकरण छीन लेते हैं, है ना? वो इसलिए छीन लेते हैं कि वो उसका स्थायी रूप से अंग ना बन जाए, जिसे बोलते हैं ना गेड़ी। जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति होता है उसे जीवन भर उसी गेड़ी से चलना रहता है, परंतु जो बच्चा छोटा है उसे सिर्फ अभी चलने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है ना? पैरों पर खड़ा होना है। इसी उपलक्ष्य में मतलब पैरों पर खड़ा होना है, इसीलिए इसी पैरों पर खड़ा होना है, इसीलिए उसको सिर्फ वो गाड़ी या कोई उपकरण दिया जाना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, है ना? अगर उसे हमेशा के लिए दे देंगे तो एक बहुत समाज के लिए बहुत घातक होगा। तो ये जो कैटेगरी वाले बंदे मतलब एससी एसटी ओबीसी, मैं खुद ओबीसी से हूँ और मैं भी इसका विरोध करूंगा, क्योंकि एक समय तक हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए और एक समय के बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम इस पे हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। मान लो कि मैं ओबीसी से हूँ तो जनरल कैटेगरी से मैं कम्पीट, मन में ऐसा भाव रहेगा कि मेरे को सिर्फ ओबीसी वालों से करना है, एसटी एससी वालों से कम्पीट करना है, या और ओबीसी की जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मेरे को जनरल से क्या मतलब, मेरे को तो ओबीसी वालों से ही ज़्यादा नंबर लाना है, मेरे को तो आरक्षण मिला है। इससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर नहीं बन पाऊंगा मैं। तो ये एक चैलेंज है। आप एक उदाहरण से समझिए, आपके पास बहुत सारे नोट है कागज के, तो आप सबसे पहले कौन सा नोट बाजार में निकालेंगे? जो आपके पास सबसे खराब है, सबसे पहले बाजार में चलाएंगे जो खराब नोट है। तो अब इस पे समझिए ना कि जैसे एसटी एससी ओबीसी जो भी बंदे हैं वो एक तरह से कमजोर है ना? कमजोर है, तो कमजोर को कितनी जल्दी हम सशक्त करें, ये हमारा मकसद होना चाहिए। कमजोर को जितनी जल्दी सशक्त किया जा सके किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमेशा इसको अपने पास ही रखे कमजोर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को जैसे हम हमेशा खराब नोट को अपने पास ही रखें। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें घबराहट होगी, अरे कभी चला नहीं चला। तो ऐसे ही हम कमजोर व्यक्ति को अपने मतलब कमजोर व्यक्ति को कमजोर न बनने, जल्दी से जल्दी इसको सशक्त किया जाए। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए बोला था कि ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए, उसके बाद नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वो बाद में भी जीवित रहते तो उसका पुरजोर, मेरे हिसाब से पुरजोर विरोध करते और कहते कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे खुद को ही नुकसान है ना? हम खुद को ही नुकसान है, भले किसी भी कैटेगरी मतलब आप एक एक अच्छा मतलब एक अच्छा व्यक्ति भले किसी भी कैटेगरी को एससी एसटी ओबीसी का अगर खुद तार्किक रूप से सोचेगा तो आरक्षण खुद के लिए ही एक चैलेंज है, इसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रभाव। कुछ मामलों में आरक्षण से प्रवेश लेने वाले छात्रों की योग्यता में अंतर हो सकता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में समरूपता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है बिंदु कि शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण से किस तरह से भेदभाव उत्पन्न होता है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? आरक्षण एक महत्वपूर्ण नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना है। इसके लाभ और हानियां दोनों हैं और इसे लागू करते समय समाज के सभी वर्गों को जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसे सुधारते और अद्यतन करते रहना चाहिए ताकि ये अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके और समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा दे सके। तो निष्कर्ष रूप से ये मैं भी अपनी तरफ से ये पॉइंट जोड़ सकता हूँ कि आरक्षण का मूल उद्देश्य ये है कि जो हाशिए पर या एक ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं जिनका सामाजिक रूप से बहिष्करण हुआ था पहले, उनको एक सम्मानजनक स्थिति में लाना है। तो सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास, ऐसा नहीं कि आपने सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण दे दिया तो आ गए। ये एक बात हो सकती है कि उनको पैसा मिलेगा तो वो अपनी स्थिति में सुधार करें, लेकिन आप इसको हमेशा बनाए रखें और इसको ही उलझाए रखें, इसमें लोगों को उलझाए रखें, तो इससे क्या होता है, एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो कि कोई ये बोल दे कि आप आरक्षण अपने हिसाब से बोल ले लीजिए, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी जो भी लोग हैं, ईडब्ल्यूएस, सबसे बोल देता आरक्षण आप आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। और हम नौकरियों को मान लो 1000 नौकरी खोलते हैं, अब उसको हम 10 नौकरी कर रहे हैं, 10 नौकरी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहोगे? आरक्षण अपने हिसाब से करना चाहोगे या ये बोलोगे कि आप जो ये नौकरियां हैं इसको बढ़ाइए? मान लो 1000 नौकरी, तो आप इसकी तरफ भागोगे या कि हम आरक्षण करवाएंगे, आप तो इतना आरक्षण कर दीजिए, इतना मुझे दे दीजिए, इतना मुझे दे। अरे जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, मान लो किसी ने सरकारी नौकरी 1000 से 1 कर दी, तो अब आप भले आरक्षण 100% कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आरक्षण आपकी नौकरी तो एक ही ना। लगातार आपको ये प्रयास करना है कि जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, है ना?
रोजगार के जो अवसर है, सरकारी, प्राइवेट, कैसे भी जो रोजगार के अवसर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए लगातार। हमें सरकार मतलब सरकार भी प्रयास रहते, जो सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से काफी प्रयास कर रही है। हमें लेकिन इस तरह से बचना होगा, इस तरह की गतिविधियों में उलझने से बचना होगा कि हम आरक्षण के पक्ष में रहे, विपक्ष में। अरे आरक्षण को छोड़िए, आप तो ये सोचिए कि देश में किस तरह से आप रोजगार को ला सकते हैं। आप आपके आसपास के लोगों को देखिए, और 20 से 30 साल के जो युवा वर्ग को देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मनपसंद की जॉब कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग तो इसमें शिक्षित बेरोजगार होंगे। तो उन शिक्षित बेरोजगारों को किस तरह से कौशल प्रदान किया जाए। समाज में कौशल की कमी भी काफी है। मान लो कि एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर के काम नहीं कर पाता है, आप देखेंगे ये वास्तविकता है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी। आरक्षण एक अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण क्यों लिया जा रहा है? आरक्षण इसलिए लिया जा रहा है कि हमारी नौकरी लग जाए, हम रोजगार को प्राप्त कर सके। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है, ना कि आरक्षण प्राप्त, ST SC OBC इस तरह के वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को अच्छे से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं, और कुछ सुझाव भी देना हो तो दे सकते हैं। इसको आप अगर ज़्यादा लोगों को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे जो विरोध की राजनीति कम करे, और जो एक अनुकूल माहौल, रोजगार के संदर्भ में अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।